अच्छा सर, तो मैंने ये बात की थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर फाइनेंशियल एसेट क्या है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हुई हैं, इट्स जस्ट अ क्विक रीकैप, सही है ना, फॉर ऑल ऑफ यू। सर फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होता है जिसमें इन चारों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या तो कैश या कैश इक्विवेलेंट, अगर आप तक का तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, या कोई और फाइनेंशियल एसेट आपको जो है वो रिसीव करना है। सही है, कोई और फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकता है उसको देखते हैं। सो ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, अगर आपने जो है लेट्स से मैंने निम्रा को कोई सर्विसेज दी और निम्रा ने कमिट किया कि वो मुझे जो है, या मेरे पास जो है लेट्स से लकी सीमेंट के शेयर्स हैं या ओजीडीसी के जो है क्या कहते हैं उसके शेयर्स हैं, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं दूसरी कंपनी के, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। डेरिवेटिव्स तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सही है ना, तो अभी फिलहाल मैं इस पे बात नहीं करूंगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी सर क्या होती है? फाइनेंशियल लायबिलिटी तुम समझ लो फाइनेंशियल एसेट का रेप्लिका है। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी। सर अगर मेरा कमिटमेंट है कि मैं किसी को कैश पे करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट पेएबल हो गया, मेरा लोन पेएबल हो गया, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी, या लेट्स से निम्रा से मैंने कोई सर्विसेज ली और मैंने निम्रा को वादा किया कि भाई मैं तुम्हें जो है लकी सीमेंट के शेयर्स ला के दूंगा, तो ये मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है कि मैं निम्रा को किसी और कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दूंगा, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एक सवाल तुमसे करता हूं, मैं चाहूंगा तुम लोग सब जवाब दो। मारफानी लिमिटेड ने लेट से उसामा रमजान से कोई सर्विसेज ली, और मारफानी लिमिटेड ने उसामा रमजान को कमिट किया कि मारफानी लिमिटेड उसामा रमजान को मारफानी लिमिटेड के 1 लाख शेयर इशू करेगी। तो बताओ ये एक महीने बाद, तो क्या ये मारफानी लिमिटेड के लिए आज फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ। मारफानी लिमिटेड ने उसामा रमजान से सर्विसेज ली और मारफानी लिमिटेड को बोला कि उसामा रमजान को बोला कि भाई 1 महीने बाद मारफानी लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू करेगी, क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं? हाँ, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, छा गए आप लोग, छा गए। दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, माशाल्लाह। तो ये क्या है सर? ये इक्विटी है सर, ये इक्विटी है, ये इक्विटी है। जबरदस्त, माशाल्लाह, सब पढ़े हुए हो, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट। ये 92304 कौन है? 92304 अगर अपना नाम बता देते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर फाइनेंशियल एसेट जो हैं वो तीन तरीकों से क्लासिफाई हो सकते हैं: फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ठीक है ना, हमने बात की कि सर, अच्छा फायदा हो, सही है, ठीक है, फायदा। फाइनेंशियल एसेट तीन तरीकों से क्लासिफाई हो सकते हैं: फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब ये है कि हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर रखेंगे और जो भी चेंज आएगा वो पीएनएल में चार्ज होगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब ये है कि हम अपने एसेट को ओसीआई पे रखेंगे और जो भी चेंज आएगा वो ओसीआई में चार्ज होगा। अमोटाइज्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि सर फिलहाल आप ये समझ लो कॉस्ट पे रखेंगे। जिन बच्चों ने लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको पता होगा कि भाई अमोटाइज्ड कॉस्ट क्या होती है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर रखेंगे, कब अमोटाइज्ड कॉस्ट पर रखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जो है क्राइटेरिया बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो, हम इसको समझें। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन जो है वो आसान हो जाएगी। याद रखो, याद रखो, याद रखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट तीन तरीकों से क्लासिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मॉडल तीन तरीकों का हो सकता है: होल्ड टू कलेक्ट, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, और होल्ड टू सेल। होल्ड टू कलेक्ट का मतलब ये है कि भाई मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस नियत से कि मैं टिल मैच्योरिटी तक जो है उसे होल्ड करूंगा और उसके ऊपर सूद और प्रिंसिपल खाता रहूंगा। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल का मतलब ये है कि सर मैं जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सूद और प्रिंसिपल तो खाऊंगा, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं कैपिटल गेन कमा के एग्जिट आउट कर जाऊंगा। होल्ड टू सेल का मतलब ये है कि सर मैं जो है क्या कहते हैं, होल्ड टू सेल का मतलब ये है कि मैं जो है कैपिटल गेन कमाऊंगा थ्रू ट्रेडिंग, यानी मैं इन्वेस्टमेंट करता ही इस नियत से हूं कि मैं उसको बेच के जो है अर्न करूंगा, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं खाऊंगा, बेच के कैपिटल गेन कमाऊंगा। ये कुछ क्राइटेरिया, अभी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बताई, ये मैंने तुम्हें सिर्फ बताया है कि कहीं भी कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो ये तीन बिजनेस मॉडल्स होते हैं। अच्छा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ना कैश फ्लोज का नेचर होता है। एक कहलाता है एसपीपीआई और एक कहलाता है नॉन एसपीपीआई। सर याद रखो, आसान सी चीज, अगर तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है ना, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो है रिटर्न मिलेगा, बुरा परफॉर्म करेगी तो रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ऐसे कैश फ्लोज कहलाते हैं नॉन एसपीपीआई, नाम रखा हुआ है।
नाम रखा हुआ है निम्रा। अब ये मत पूछना कि सर ये नाम क्यों रखा, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा नाम तुम्हारे अम्मा अब्बा ने निम्रा क्यों रखा। सही है ना। तो सर इसी तरीके से अगर तो जो है इसी तरीके से जो है अगर सर कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होते कैश फ्लोज किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, सही है ना, तो वो कहलाते हैं एसपीपीआई, सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट। अब इन क्राइटेरिया की बेसिस पर जो है सर हमने जो है क्लासिफिकेशन देखी थी, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कि सर देखें जब भी हमने ये क्लासिफिकेशन देखी थी कि सर याद रखें जब भी डेट इन्वेस्टमेंट जो है, डेट इन्वेस्टमेंट, अच्छा आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट दो तरीकों की हो सकती है, डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट पे कब क्लासिफाई होगी, डेट इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट पे कब क्लासिफाई होगी, जब बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट हो और कैश फ्लोज एसपीपीआई हो। ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब क्लासिफाई होगी, जब बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो और कैश फ्लोज एसपीपीआई हो। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर डेट इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब ना अमोटाइज कॉस्ट वाला क्राइटेरिया पूरा होता हो, ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होगी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट पे कब होगी, कभी भी नहीं होगी, अल हराम, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी भी अमोटाइज कॉस्ट पे नहीं हो सकती। याद रखो बाय डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होगी। ये माउस होवर कर रहा है ना हाथ। आप चाहो तो आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई पे रख सकते हो, प्रोवाइडेड के ये चार बातें, वो चार बातें क्या हैं सर, आप ये जस्टिफाई कर सको कि ये आपकी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, आपने डे वन पे इसे क्लासिफाई करना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, एक दफा कर लिया तो आप दोबारा कहीं और नहीं जा सकते, मतलब अगर आपने ओसीआई में डे वन पे रख लिया तो फिर आप पीएनएल में नहीं जा सकते। और जितने भी गेन्स या लॉसेज होंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगे। इस पर हमने जो है दो तीन एग्जांपल्स देखी थी, हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की थी, आप पोर्टल से प्रीमियम लेक्चर्स देख भी सकते हो, सही है। फिर हमने बात की थी डेट इन्वेस्टमेंट पे। डेट इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि सर जो है कूपन, एक होता है कूपन रेट और एक होता है आईआरआर। सर कूपन रेट वो रेट होता है जो एग्रीड रेट होता है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। आईआरआर जो है वो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होता है। जरूरी नहीं है जो एग्रीड रेट हो और इफेक्टिवली जो है आपको उतना ही मिल रहा हो, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। इसकी बाकायदा जो है मैंने आप लोगों को लॉजिक बताई थी, आप लोगों को कन्विंस किया था इस चीज पे, हमने डिटेल में इसको देखा था। फिर हमने एक बात की थी कि सर याद रखो जो भी इनकम है या एक्सपेंस है लाइबिलिटी के केस में वो हमेशा आईआरआर की बेसिस पर बुक होगा, और जो भी रिसीट्स और पेमेंट्स हैं वो हमेशा कूपन रेट की बेसिस पर बुक होंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस है उससे आपका फाइनेंशियल एसेट या तो बढ़ता है या घटता है। इसके ऊपर सर हमने फिर दो तीन बड़े मजे मजे के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को जो है हैंडआउट से करवाए थे। सही है ना, हैंडआउट ऑलरेडी शेयर हुआ हुआ है, मैं वापस से भी शेयर कर दूंगा अगर तुम लोगों को नहीं मिला। ठीक है सर। फिर हम लोगों ने जो है लास्ट सेशन तक जो है सर हम लोगों ने बात की थी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तक हम लोगों ने बात कर ली थी, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, अब हम सर बात करने के लिए जा रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कि अगर तो हमारी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर मेजर होगी तो सर हम उसको किस तरीके से जो है मेजर करेंगे और किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सर आज की क्लास स्टार्ट करें, ये तो मैंने आप लोगों को क्विक रिकैप करवाया था, अगर आप इजाज़त दें तो हम आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो अच्छी बात है। सर याद रखो डेट इन्वेस्टमेंट जब भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर क्लासिफाई होगी तो इसका मतलब ये है कि सर डेट इन्वेस्टमेंट को आप अमोटाइज करने के साथ साथ हर साल हर पीरियड के एंड पे फेयर वैल्यू पर ले जाओगे, और फेयर वैल्यू का जो भी चेंज होगा वो पीएनएल में चार्ज होगा। अब सर याद रखो जब भी आप अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर क्लासिफाई करते हो तो आईआरआर हर साल चेंज होता है सर, ये हमें निकालना पड़ेगा नहीं बेटा, ये सवाल में दिया हुआ होगा। सही है। फेयर वैल्यू जो भी होगी आप वो अमोटाइजेशन स्केड्यूल के अंदर ही उसको हिस्सा बनाओगे। सर कैसे बनाओगे ये मैं बताऊंगा। आईआरआर जो है वो आपको सवाल में दिया हुआ होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सर आए एक सवाल करते हैं, हम एक सवाल करते हैं, अच्छे से सवाल करते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। तो सर आप लोग मेरे साथ हो सर।
चलो सर, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, इसको आप बहुत गौर से देखो। आई वुड लाइक कि आप लोग सभी तरह मुतवज्जे हों। ये मैं आप लोगों से हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने गूगल ड्राइव बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आप लोग परेशान नहीं हो, रुको। सर, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चलो, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ। हाँ जी सर। इस सवाल को हम क्विकली पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी पिक्चर लेके ना कोई ग्रुप पे भी डाल दे, इसकी पिक्चर लेके कोई ग्रुप पे डाल दे प्लीज। इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दे। अच्छा सर, अब ये सवाल में बोलता है कि फेस वैल्यू है 1 लाख की, प्रीमियम है 8,000, यानी हम जो है इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए 8,000 रुपये दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 5,800। जल्दी से बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, एक्सपेंस आउट होती है? जल्दी से बताओ। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है सर? एक्सपेंस आउट होती है। हमने पढ़ा था एक्सपेंस। जबरदस्त महविश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। कूपन रेट है 12%। टर्म है 3 साल। क्लासिफिकेशन है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। आईआरआर आपका जो है हर साल का दिया हुआ है, क्योंकि हर साल आप जो अपनी इनकम बुक करोगे वो नए आईआरआर से करोगे, सही है ना? ईयर जीरो पर आईआरआर दिया हुआ है 8.848%, जो कि ईयर वन में लगाओगे। ईयर वन के एंड पे दिया हुआ है 8.07%, जो कि ईयर टू में लगाओगे। और ईयर टू के एंड पे दिया हुआ है 10.769%, जो कि ईयर थ्री में लगाओगे। मार्केट वैल्यू दी हुई है। ईयर वन के एंड पे 1,07,000 है, ईयर टू के एंड पे 1,01,000 है। ईयर थ्री के एंड पे क्यों नहीं दी हुई? 3 साल का टर्म है, तो ईयर थ्री के एंड पे क्यों नहीं दी हुई? कोई मुझे बताएगा ईयर थ्री के एंड पे क्यों नहीं दी हुई? Would anyone like to help me out with this, that why year three fair value has not been given?
कोई मुझे बताएगा? नो 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 नो, ईयर 3 पे तो रिडीम हो जाएगा ना भाई। तो रिडीम तो उसी अमाउंट पे होगा ना जो फेस वैल्यू है। भाई 1 लाख रुपए मिलने थे तो 1 लाख ही मिलेंगे ना। तो इसलिए ईयर 3 के एंड की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई। सही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो इस 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 इन्वेस्टमेंट का टेन्योर कितना है? 3 साल है ना। तो आपने जो इसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो प्रिंसिपल तो आपको 1 लाख ही रिडीम होगा ना मेरा बच्चा। ईयर 3 के एंड पे जब इसका टेन्योर खत्म होगा तो फिर तो फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि रिडीम तो आपको 1 लाख ही होगा। आपने जितने पैसे दिए प्रिंसिपल उतना ही आपको मिलना है ना। भाई जब एक इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर खत्म हो गया तो आपने जितने पैसे लगाए मैक्सिमम आपको उतने मिलेंगे। ईयर 1 2 के अंदर सर फिर वैल्यू में चेंज क्यों आया? क्योंकि वो मार्केट परसीव कर रही थी कि यार इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होनी चाहिए। मगर ईयर 3 के एंड पे जितने आपने पैसे लगाए थे, प्रिंसिपल लगाया था, उतना ही आपको वापस मिलेगा। सही है फाइजा? समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आई? अच्छा सर। तो इसलिए ईयर 3 के एंड की वैल्यू नहीं दी हुई। तो आए सर इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। बल्कि इस नोटिंग में करा हुआ है। आए सबसे पहले हम बना लेते हैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। देखो अगर तुम लोग समझना चाहते हो ना, तो हाथ में कैलकुलेटर ले लो, भले मोबाइल पे खोल लो बट हाथ में कैलकुलेटर ले लो अल्लाह के वास्ते। चलो सर, अब देखो ओपनिंग जो था आपके इनिशियल एसेट की जो वैल्यू थी डे वन पे वो कितनी थी भाई? आपने 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू थी, आपने प्रीमियम दिया है तो जाहिर सी बात है प्रीमियम आपकी कॉस्ट है। तो आप 1,08,000 पे आप देखोगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, एक्सपेंस आउट कर रहे हो। एसेट की जो वैल्यू है वो 1,08,000 की। तो आपने अपना जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1,08,000 रखा। सही है। आपने जो इनकम बुक की है, हमने पढ़ा था इनकम जो बुक की है वो आईआरआर की बेसिस पर की है। आईआरआर कितना है आपका? सवाल में अगर आप पढ़ो तो आईआरआर दिया हुआ है 8.848%। आईआरआर दिया हुआ है 8.848%। सही है ना। ईयर 0 पर आईआरआर दिया हुआ है जो कि ईयर 1 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैंने 1,08,000 पे 8.848% लगाया। तो मेरी इनकम आ गई 9,547। सही है। मुझे जो रिसीट होंगी, हमने पढ़ा था अभी ऊपर, मैंने तुम्हें मंजन भी लिखवाया था कि रिसीट या पेमेंट हमेशा कूपन रेट से बुक होंगी और कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है। तो सर फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर हमने 12% लगाया। 12% सर कहाँ से आया? ये कूपन रेट आप देखोगे 12% आ गया, ये रहा कूपन रेट 12% कूपन रेट। सही है ना, ये आ गया यहाँ। सही है ना। हमने जो है 1 लाख के ऊपर कूपन रेट लगाया, 12,000 आ गया, 12% लगाया। सही है। तो ओपनिंग था 1,08,000, आपने कमाया 9,547 का इनकम। सही है। और 12,000 आपको जो है रिसीव हुए। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था इस एसेट का वो कितना रह गया? 1,05,000। मानते हो या नहीं मानते? ईयर 1 क्लियर है, अमोटाइजेशन इसकी क्लियर है। ये 1,05,500 ये है इसकी अमोटाइज कॉस्ट। अब सर इसकी एंट्री भी पास कर लेते हैं। एंट्रियां भी साथ साथ पास कर लेते हैं। ईयर 0 पर देखो इन्वेस्टमेंट आपने डेबिट किया 1,08,000 से। चूंकि आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे की है तो ये एक्सपेंस आउट होगी 5,800 से, और कैश आपकी जेब से गया 1,13,800। ये ईयर 0 पर एंट्री है। ये ईयर 0 पर एंट्री है। फिर ईयर 1 पे क्या हुआ? ईयर 1 पे क्या हुआ? ईयर 1 पे 2 और 3 को नहीं देखना है, जो मेरा माउस होवर कर रहा है सिर्फ इसी को ही देखना। ईयर 1 पे सबसे पहले आपने इनकम बुक की है आईआरआर की बेसिस पर 9,547, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 9,547। और आपको रिसीव कितना हुआ है सर? 12,000 रिसीव हुए, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 12,000 से। तो सर ईयर 1 क्लियर है आपको? ये दोनों एंट्रीज क्लियर है, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, ये क्लियर है सर आपको? अच्छा सर, अब चूंकि हम जो है अमोटाइज कॉस्ट पे नहीं रख रहे हैं, हम फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं, तो हमने वैल्यू किया हुआ था 1,05,000 पे। बट जब हम मार्केट गए तो हमें पता चला वैल्यू चल रही है 1,07,000। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई सवाल में दिया हुआ है, ये रहा भाई, सवाल में दिया हुआ है 1,07,000 वैल्यू चल रही है।
तो सर जल्दी से बताओ, हमें ऊपर जाना है नीचे जाना है? सर आपको ऊपर की तरफ जाना है, मतलब आपको क्या हुआ है, फेयर वैल्यू का गेन हुआ है। आप रख के बैठे हो 1,05,000 पे, जबकि मार्केट परसीव कर रही है 1,07,000। तो 1,01,453 से आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू गेन बुक करोगे। तो सर एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट गेन क्रेडिट, जो कि पीएनएल में जाएगा 1453 से। देख लो ईयर वन पे, ईयर वन पे मानते हो या नहीं मानते? ईयर वन पे क्लियर है सर? ईयर वन पे क्लियर है? ईयर वन क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इनकम बुक करी आईआरआर की बेसिस पे, फिर हमने रिसीव्ड बुक करी, सही है, कूपन रेट की बेसिस पर, और फिर हमने गेन और लॉस निकाला। मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कीड़े, कोई फचूर, कोई पसूड़ी, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई टेंशन, मुझसे बात करो। फिर ईयर टू आ गया। ईयर टू का जाहिर सी बात है, अब जो ये फेयर वैल्यू है 1,07,000 की, यही मेरी ईयर टू की ओपनिंग बन गई 1,07,000, यही मेरी ओपनिंग बन गई 1,07,000। फिर आपने जो है आईआरआर, अब सर आईआरआर कौन सा है, ईयर वन वाला जो सवाल में दिया हुआ है। ये देखो ईयर वन के एंड पे आईआरआर दिया हुआ है 8.071%। अब नए आईआरआर से जो है मैं बुक करूंगा 1,07,000 पे, 8.7007 लगाया तो 8,636 आया। इससे मैं अपनी इनकम बुक करूंगा, मगर मुझे कूपन रेट की बेसिस पर इतना कूपन मिला 12,000 की, मुझे रिसीट हुई है। तो 1,07,000 प्लस 8,600 समथिंग माइनस 12, तो 1,03,636 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो सर ईयर टू में इसकी एंट्री कर लेते हैं। एक हम इनकम बुक करेंगे 8,636 से, और दूसरी तरफ हम जो हमें रिसीव हुआ है 12,000 वो हम बुक करेंगे। मानते हो या नहीं मानते? ईयर टू में किसी को कोई मसला, कोई कीड़े, कोई फचूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी? ये ईयर टू हमने बुक कर लिया, सही है सर। अब सर एक और बात है, एक और बात है सर। अब हम मार्केट में गए, हमारी वैल्यू जो थी, अभी हमने जो वैल्यू किया हुआ था वो 1,07,000 प्लस इनकम माइनस रिसीट, तो क्लोजिंग आ गया 1,03,000। जब हम मार्केट में गए तो मार्केट में वैल्यू चल रही थी 1,01,000। मार्केट में वैल्यू चल रही थी 1,01,111, जो कि देखो सवाल में दी हुई 1,01,111। अब सर हम खड़े हुए हैं 1,03,000 पे। हमें पहुंचना है 1,01,111 पे। तो हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है? हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है? हमें नीचे जाना है, ऊपर जाना है? लॉस बुक करें, गेन बुक करें? देखो हाथ में कैलकुलेटर जब तक नहीं रखोगे तुमसे सॉल्व नहीं होगा। हाथ में कैलकुलेटर लाजमी रखो, अल्लाह के वास्ते, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है, अल्लाह के वास्ते हाथ में कैलकुलेटर रख के सॉल्व करो, खुदा रहा। तो सर हमें पता चला 2,525 का जो है आपके पास लॉस आया। तो देखो ईयर टू में मैंने लॉस बुक किया है, ये देख लो 2,525 का ईयर टू में मैंने लॉस बुक किया है, ये देख लो। ईयर टू में मैंने लॉस बुक किया है 2,525 का। ठीक है। अब सर ईयर थ्री आ गया। ईयर थ्री के स्टार्ट पे मेरी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1,01,111। ये मेरी ओपनिंग है 1,01,111। उसके ऊपर सूद चार्ज किया आईआरआर की बेसिस पर। सर ये आईआरआर कहाँ से आया, ये सवाल में दिया हुआ है सर, पेपर में हमें निकालना तो नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, ये सवाल में दिया हुआ होगा, ये देख लो। ईयर टू के एंड का जो आईआरआर है वो ईयर थ्री के लिए एप्लीकेबल होगा। ईयर टू के एंड का जो आईआरआर है वो ईयर थ्री के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि है 10.769%। इसकी बेसिस पे इनकम बुक की, रिसीट बुक की, और फिर क्लोजिंग आ गई मेरी 1,00,000, ऑटोमेटिकली 1,00,000 आ गई। सही है ना? तो सर इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। ईयर थ्री के एंड पे सबसे पहले हमने इनकम बुक की, फिर हमने जो है 12,000 की कूपन बुक की। कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर फेयर वैल्यू गेन या लॉस नहीं है। और ईयर थ्री के एंड पे हमारा चूंकि टेन्योर खत्म हो गया तो हमने कैश डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट कर दी 1,00,000 से। मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई टेंशन, कोई पसूड़ी, कोई टेंशन, कोई मसला, कोई फतूर, कोई फितना, मुझसे बात करो। कोई सवाल है तो मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। इसकी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो। कैसे आ रहा है बेटा, देख लो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कर लो निमरा बेटा, कर लो। 9,000 नहीं आ रहा होगा, क्लोजिंग 1,00,000 ही आ रहा होगा बेटा। 2, 5, 10 रुपए का फर्क होगा तो परेशान नहीं होना, जेब से डाल देना। आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो सर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश।
जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। इसका पार्ट 3 करेंगे, शाबाश। जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे इसका पार्ट 3। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात 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 बताओ बताओ, सुनो 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 सुनो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। सुनो 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 सुनो, सब इधर सुनो। तुम अपने डेट इन्वेस्टमेंट को अमोटाइज कॉस्ट पे रखते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2,000 की। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2,000 की। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2,000 की। बताओ आईआरआर जो है इन तीनों में किसका ज्यादा होगा? यानी अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2,000 की, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का आईआरआर ज्यादा होगा? अमोटाइज कॉस्ट पे रखने का आईआरआर ज्यादा होगा, ओसीआई पे रखने का आईआरआर ज्यादा होगा, या पीएनएल पे रखेंगे तो आईआरआर ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट का? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ ना। सबने लेक्चर देखा हुआ है ना भाई, बताओ ना यार। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। अरे बता दो यार, कौन सी क्लासिफिकेशन में आईआरआर ज्यादा होगा फाइनेंशियल एसेट का, अगर तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो? अच्छा ये बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से तुम्हारा जो आईआरआर है वो कम होता है ज्यादा होता है? हाँ कम होता है। तो मेरा बच्चा आप बताओ ना, अमोटाइज कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है तो अमोटाइज कॉस्ट में कम होगा। ओसीआई में भी कैपिटलाइज होता है तो कंपेरेटिवली कम होगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्या होता है? एक्सपेंस आउट होता है, तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनता। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है कि भाई कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर एज कम्पेयर टू अदर क्लासिफिकेशन आईआरआर ज्यादा होता है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। मुझे तुम्हारी बीमारी का मसला पता चल गया। मसला ये है कि तुम लोगों ने जो लेक्चर्स है ना पुराने, वो नहीं देखे। तो तुम लोग जो है क्या कहते हैं, गजनी बने हुए हो। गजनी भी नहीं बने हुए, गजनी को तो कुछ पता था। सही है, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, वो पागल हो गया था मोहब्बत में। सही है ना? तो तुम लोग तो गजनी भी नहीं हो। तुम लोगों तारे जमीन पर, जिसको कुछ पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है कुछ। तो भाई गजनी भी नहीं बनना, तारे जमीन पर भी नहीं बनना। सही है ना? तुम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, वो क्या, वो कौन सा है, तुमने जो है वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी भी मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी। तुमने वो कौन है, वो अपना रजनीकांत, रजनीकांत बनना है भाई तुमने। वो रोबोट 2.0 है ना, जो सारी चीजें याद रखे, वो काम भी करे, मेहनत भी करे और याद भी रखे चीजें। सही है? तो भाई लेक्चर देख लेना। ये मैं तुम लोगों की मोहब्बत मोहब्बत में तुम लोगों को थोड़ा सा बेइज्जती करता हूँ, तो अल्लाह के वास्ते देख लेना। सही है? वरना आईकेप जो है तारे जमी पर और गजनी से आईकेप को बहुत प्यार है। वो बच्चे जो पढ़ते ही नहीं है, या वो बच्चे जो पढ़ के भूल जाते हैं, आईकेप को बहुत प्यार है। आईकेप बार बार बुलाता है उन बच्चों को। तो सर फिर जो है सब रोबोट रजनीकांत बनेंगे, या फिर जो है गजनी, या फिर तारे जमी पर बनेंगे? तो भाई देख लो, मेरी कल परसों मैंने क्लास लगाई थी, बट मैं वो नहीं लूंगा। खुदारा पोर्टल से लेक्चर ले लेना, देख लेना। अभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिवाय 2-3 बच्चों के ना, बाकी बच्चे जो है अभी जो है घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि ये सर हो क्या रहा है हमारे साथ, ये सर क्या बातें कर रहे हैं। चलो पार्ट 3 करो इसका, शाबाश। पार्ट 3 करो, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती। ये वाला क्लासिफाई सेम एज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, जल्दी जल्दी। शाबाश, जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती। कर रहे हो नहीं कर रहे? या बोलो तो मैं ही करवा दूं तुम लोगों को, तो क्योंकि आता नहीं है। कर रहे हो नहीं कर रहे? बता दो यार, बता दो भाई, बता दो। ट्राई तो करो ना, ट्राई तो करो। चलो चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
ये भाई निम्रा तो फुल प्रो चल रही है, करके बैठ गई भाई। ये लगता है तुमने जो है ना निम्रा, ये छापा है तुमने, ये जो मैंने नोटिंग दी है ना उससे छापा है तुमने। वाह भाई, छा गए तुम, जबरदस्त, सब करके बैठ गए हो, वाह भाई महविश, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त जरफशां, छा गई तुम भी। फाइजा, हिबा, सुम्बुल। हिबा का तो लगता है बाउंसर जा रहा है, वो बेचारी अभी आज ही आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसामा, माशाल्लाह उसामा, तू अपना तो बता, तूने किया या नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। आजा सर आ जाओ। अब हम बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो है ना दो तरीकों से क्लासिफाई हो सकती हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, या फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। सही है ना। सर दो क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल एसेट में, जैसे तीन है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज में जो है वो दो क्लासिफिकेशन है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, अगर तुम लोग बोलो जस्ट एन ओपिनियन, अगर किसी का क्लास मिस हुई है, क्योंकि देखो आईएफआरएस 9 ना इस दफा आना है। जैसे लास्ट टाइम जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चीज़ें बताई थी, तो 70 to 80% वही आई थी। सही है ना। तो मैं तुम लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, और अगेन ये कोई ऐसा नहीं है मैं बाबा हूँ, वो बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस जो है। अगर तुम लोग बोलो, अगर किसी के लेक्चर कोई रहते हैं, तो हम एक दिन का आज इतना रखते हैं, मैं जो है आज तक का जो है ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ पोर्टल पे, तुम लोग अच्छे से देख लो। फिर मैं सैटरडे को तुमसे मिलूंगा, या फ्राइडे को, शायद फ्राइडे को, मेरे ख्याल से 2 दिन तुम्हें मिल जाएंगे, फ्राइडे को हम जो है फिर यहाँ से आगे चलेंगे। क्या राय तुम लोगों की। अगर तुम लोगों को कवरेज करनी है तो कवरेज कर लो, फिर आराम से हम लोग जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या राय तुम लोगों की। क्विज तो आईएफआरएस 8 का है, क्विज तो आईएफआरएस 8 का है, क्विज आईएफआरएस 8 का है, क्विज आईएफआरएस 8 का है, जो कि हम लोग जो है रमजान में ही पढ़ चुके हैं। आज तुम लोगों के पास फिक्स टाइम टेबल भी आ जाएगा आईएफआरएस 8 का। और देखो मेरी भी क्लास में, चलो सही है सही है, तो फायदा देख लेना मेरी बच्ची, तुम भी देख लेना, बाकी बच्चों की क्या राय, बाकी बच्चों की क्या राय, जल्दी से मुझे बता दो। क्या राय तुम लोगों की। चलो फिर जो है क्या कहते हैं, थैंक यू जिन बच्चों ने जो है वो ऑलरेडी देखा हुआ था, बाकी बच्चों की सपोर्ट में जो है वो क्या कहते हैं, बाकी बच्चों की जो है वो सपोर्ट में जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे। ग्रेट निम्रा ग्रेट, जो है तुम लोगों ने थोड़ा सा ये किया है, सही है कि अच्छा है। अब फ्राइडे को जो है मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग सब देख कर आओगे। मैं तुम लोगों को याद दहानी भी करवाता रहता हूँ, फ्राइडे को सब एट पार होके आ जाना, जितने लेक्चर्स पोर्टल पे अपलोड हो गए हैं अल्लाह के वास्ते देख लेना, ताकि हम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वाले केस से आगे बढ़े। ठीक है। सही है। उसामा मेरी जान, ठीक है। फाइजा, हिबा, कायनात, महवेश, उसामा, निम्रा, सुम्बुल, जरफशां, मुझे जल्दी से ओके कर दो। हाँ मगर निम्रा ये 2 हफ्ते नहीं होगा, ये 2 हफ्ते मुझे जो है छोड़ दो, क्योंकि ये 2 हफ्ते प्रोबेबली जो है मेरी कमिटमेंट्स होंगी, तो जो है कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट्स होंगी, सही है ना, 2 हफ्ते बाद। चलो अच्छी बात है। उसामा बेटा तू भी बता दे। चलो अपना ख्याल रखो, जो है फिर इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं हम लोग मुलाकात करें फ्राइडे को। और फ्राइडे को मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं पढ़ाने के लिए आऊँगा तो तुम लोग सब ने पीछे का देखा हुआ होगा, तो फिर मैं आगे पेस के साथ बढ़ूंगा। सही है, अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।